चलिए, आज के क्लास में हम लोग लोकतंत्र की विशेषताओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरा नाम शुभम कुमार मिश्रा है। हम ये चाहते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आज हम लोकतंत्र की विशेषताओं को पढ़ेंगे। साथ ही साथ आज के क्लास खत्म होने के बाद आपको एक भारतीय होने पे गर्व महसूस होगा और कहीं ना कहीं आप ये महसूस करेंगे कि अगर हमारा संविधान ना होता, अगर हमारा संविधान ना होता तो हमारे देश में क्या स्थिति होती, उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले ये भी जानेंगे कि हम लोग इतने लोगों की बातें सुनते हैं, लेकिन आखिर ये देश में इतने लोग, निगेटिव लोग भी बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ नहीं होता है। ये क्यों होता है, ये मालूम है? इस देश में सबसे अगर ऊंचा है तो वो हमारा संविधान है। तो आज के क्लास में हम लोग लोकतंत्र की विशेषताओं को पढ़ेंगे। इस लोकतंत्र की यात्रा में आप हमारे साथ रहें और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लोकतंत्र कहते किसको है, डेमोक्रेसी कहते किसको है। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी जो था एक ग्रीक भाषा का शब्द था, डिमोस प्लस क्रेटोस। इट मीन्स रूल बाय द पीपल, यानी कि इसमें जनता का शासन मेन उद्देश्य होता है लोकतंत्र का। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की इस प्रकार से कल्पना की थी कि उन्होंने कहा था कि जनता के द्वारा जनता का शासन और जनता के लिए, यही परिभाषा उन्होंने दी थी। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल चूज द लीडर एंड लीडर रिप्रेजेंट ऑन हिज बिहाफ। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वो प्रतिनिधि तो हमारा करते हैं, इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि संविधान का महत्व क्या है। व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर हमें संविधान की जरूरत क्यों है, ये समझने का प्रयास करें आप। तो लेट अस अंडरस्टैंड विद सम सेवरल एग्जांपल। उदाहरण के लिए हम लोग कुछ समझेंगे ताकि लोकतंत्र की क्या महत्वता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इफ यू आर प्लेइंग ए फुटबॉल, will it be okay? If you are playing a football, will it be okay? It will not be okay, because the rule of the game, if you are catching a football with hand, it would be considered as a foul। यानी कि फुटबॉल को अगर आप हाथ से पकड़ेंगे तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि नियम है फुटबॉल को पैर से खेलने का। सिमिलरली इफ यू आर गोइंग टू ए स्कूल, अगर दूसरे उदाहरण के रूप में पढ़ेंगे, इफ यू आर गोइंग टू ए स्कूल, यू मस्ट वियर ए प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म, and if you are not wearing a proper school uniform, the management of that school would not be given a permission to enter in the school campus। अगर कोई बच्चा बिना ड्रेस का जाता है तो बिना ड्रेस के तहत विद्यालय के जो प्राचार्य होंगे, विद्यालय के प्रबंधन समिति होंगे, वो उस बच्चे को स्कूल में घुसने नहीं देंगे। उसके बाद इस चीज से हम क्या समझे, इस चीज जो हम लोग पढ़े कि क्या समझे, इसमें यही समझे कि संविधान हमें एक सही रास्ता बतलाता है, चाहे वो सरकार को हो, चाहे हर व्यक्ति के, एक नागरिक को हो। यानी हर व्यक्ति संविधान के दिए गए निर्देशों का पालन अगर वो करेगा तो वो हमेशा सच का सामना वो करेगा और कभी भी उसे किसी भी प्रकार से कोई भी उसके साथ भेदभाव नहीं हो, क्योंकि संविधान में किसी भी जाति, धर्म, लिंग, किसी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया, सभी लोगों को बराबर अवसर दिया गया है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि पिलर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आप देखिए, अगर कोई घर को बात करते हैं तो घर जो है कि एक पिलर पे बना रहता है, उसी प्रकार से हमारे देश भी कुछ 4 पिलरों पर टिका हुआ है। वो कौन कौन से पिलर है उसको समझिए। सबसे पहले ये जानेंगे, पहले पिलर जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि संविधान आया कैसे। तो इट केम्स, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे? इट केम्स अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, जिसमें 3 सदस्य थे, वो कौन कौन से सदस्य थे? वो सदस्य थे आपका पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। यानी पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर जो थे, वो 3 सदस्यों की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, इन विच मोर देन 300 पीपल गैदर टुगेदर टू डिस्कस आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि लगभग 300 से अधिक आदमी, संसार के विभिन्न विद्वान जो थे, कहीं कहीं के जो विद्वान होंगे, वो आए, हमारे भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, उसकी कल्पना उन्होंने किया था।
और हम लोग को पता ही है कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कहते हैं B.R. अम्बेडकर को। तो आज ये भी जानेंगे कि B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसको। हम लोग पढ़ते जरूर है कि B.R. अम्बेडकर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग आगे इस यात्रा में महात्मा गांधी का क्या रोल रहा, महात्मा गांधी को भी फादर ऑफ नेशन क्यों कहा जाता है, उसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में, उनका व्यक्तित्व के बारे में चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के क्लास में हम लोग अब शुरू करते हैं। फर्स्ट पिलर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज फेडरलिज्म, यानी कि जिसको हम लोग संघवाद कहते हैं। संघवाद इट मींस पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि संघवाद में केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। दूसरा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, संसदनात्मक प्रणाली व्यवस्था, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि पीपल चूज द लीडर एंड लीडर रिप्रेजेंट ऑन हिज बिहाफ, इज कॉल्ड, हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में वही होता है। पार्लियामेंट जो हम लोग संसद कहते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट हमारे संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। यानी इन तीनों में से तीनों महत्वपूर्ण है, कोई एक ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं, तीनों इंपॉर्टेंट है। थर्ड, सेपरेशन ऑफ पावर, जिसको हम लोग कहते हैं शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा जो है 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव का मतलब विधायी पालिका और जुडिशियरी का मतलब बाबू न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव का मतलब हुआ कार्यपालिका। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन को चलाने की जिम्मेवारी किसकी है? कार्यपालिका की है। दूसरा, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव मतलब क्या होता है? विधायी पालिका। विधायी पालिका क्या काम है? विधायी पालिका काम है इट मेक्स लॉ। क्या काम है? इट मेक्स लॉ, कानून बनाना। और जुडिशियरी का काम होता है इफ समवन हैज ब्रोकन द लॉ द जुडिशियरी विल रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग देम पनिशमेंट। न्यायपालिका, जो व्यक्ति कानून तोड़ेगा उसको सजा देने की जिम्मेवारी न्यायपालिका की होती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आज के क्लास में फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। संविधान के द्वारा हमें कुल 6 मौलिक अधिकार दिए, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 1978 में संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। वो क्यों हटाया गया था उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। बेसिकली आमतौर पे 6 फंडामेंटल राइट भारत के हर नागरिक को दिया गया, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और इस वीडियो से आप ये भी जानेंगे कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, सभी लोगों के लिए बराबर रूल इंप्लीमेंट होता है संविधान के तहत। तो पहला मौलिक अधिकार कौन है, क्या है, ये जानिए। पहला मौलिक अधिकार है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। दूसरा, राइट टू फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म का अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसको हम कहते हैं सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। 6th नंबर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये भारत के संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक में फंडामेंटल राइट की विस्तृत विवेचना की गई है। 14 से 18 में बताया गया राइट टू इक्वालिटी, 19 से 22 में बताया गया राइट टू फ्रेटर्निटी, 23 से 24 में बताया गया राइट अगेंस्ट सोशल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 4th में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बताया गया 25 से 28 के बारे में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट बताया गया 29 और 30 में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये बताया गया आर्टिकल 32 में। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर ये बताया तो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहते किसको है? तो इट मींस एवरीबॉडी आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी धर्म हो, सभी लोग बराबर हैं। दूसरा, नोबडी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, यानी किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर आप लड़की हैं तो ये नहीं कि आपको ज्यादा संविधान के द्वारा दिया गया है आपको अधिकार, नहीं। चाहे वो लड़का तो आपको अधिकार नहीं दिया गया, सभी लोगों को, यहाँ तक कि लड़का हो, लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो, सभी लोगों को बराबर अधिकार दिया गया। और इसी मौलिक अधिकार के तहत आप देखेंगे विभिन्न सेवाओं में, चाहे वो
आपका बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक ट्रांसजेंडर जज बनी, मध्य प्रदेश में बहुत सारे सब इंस्पेक्टर बने, दरोगा बने ट्रांसजेंडर वर्ग के लोग। तो ये कौन अधिकार दिया गया है? ये संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में सभी लोगों को बराबर अवसर मिलेगा। अगर सरकारी नौकरियों में सभी लोगों को बराबर अवसर ना मिलता तो जितने भी नेता लोग घूम रहे हैं वो सब लोग अपने बेटा अपना रिलेटिव को सेटिंग कर देता है कि हाँ बाबू चलो 50 लाख में आईएएस बन जाओगे, 25 लाख में आईपीएस बन जाओगे, ये बन जाओगे, वो सारा पोस्ट बिक जाता है। लेकिन संविधान के द्वारा सभी लोगों को बराबर अधिकार दिया गया है, यानी कि एक गरीब से गरीब बच्चा भी वो एग्जाम में बैठ सकता है, उसका अगर उस पर अगर मेरिट होगा तो वो एग्जाम क्वालिफाई करेगा और वो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो बनना चाहता है, टीचर, लॉयर, कुछ भी बनना चाहता है वो बन सकता है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी, छुआछूत की भावना नहीं रखना चाहिए। अगर कोई ऐसा रखता है तो वो गलत है, संविधान के द्वारा बताई गई है किसी भी छुआछूत को नहीं माना जाएगा, आर्टिकल 17 कहता है। और आर्टिकल 18 कहता है अनटाइटलमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं उपाधियों का अंत। बेसिकली ये छह आर्टिकल है, 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17, 18, 5 है आर्टिकल है, वो राइट टू इक्वलिटी में आते हैं। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब होगा कि आपको अपनी बातों के रखने की आजादी है, आपको अपनी भावना को रखने की आजादी है, आप कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, कहीं इधर से उधर घूम सकते हैं। आप कोई व्यक्ति अगर कोडरमा में है तो दिल्ली जा सकता है, दिल्ली है तो मुंबई जा सकता है, अगर कोई कोई कुछ धंधा कर रहा है तो वो कुछ और बेच सकता है। मतलब कहीं ना कहीं सभी लोगों को बराबर अधिकार दिया गया स्वतंत्रता के रूप में। तीसरा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अगर हम कहें कि कोई आपको अगर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर शोषण कर रहा है तो ये आपका शोषण नहीं कर सकता, ये मौलिक अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं कर सकता है। फिफ्थ नंबर क्या कहता है? फोर्थ नंबर, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब धर्म का अधिकार, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख हो, चाहे जैन, कोई भी धर्म हो। देखिए ये हिंदू धर्म अपने भगवान के लोग पूजा करते हैं, मुस्लिम लोग कहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए? मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं पूजा करने के लिए, अपना आराधना के लिए, अपने अल्लाह को याद करने के लिए। यानी कि सभी लोग, सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं। ये संविधान के द्वारा दिया। किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति या कोई भी धर्म किसी धर्म को नहीं जबरदस्ती नहीं थोप सकता। सभी लोगों को अपने अपने धर्म, अपने भगवान अल्लाह की पूजा करने की या प्रार्थना करने की स्वतंत्रता है। फिफ्थ, कल्चरल एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का मतलब इफ कोई अगर मान लीजिए कि कोई जाता है सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए या कहीं कोई पार्टिसिपेट करता है तो ये उसका अधिकार है, कोई नहीं कर सकता, कोई इसको हटा नहीं सकता है। एजुकेशनल राइट का मतलब होता है शिक्षा का अधिकार। संविधान के द्वारा शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट किया गया। देखिए अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गया 2020 में। तो राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? राइट टू एजुकेशन का मतलब ये हुआ शिक्षा का अधिकार। आप देखिए कि सभी लोगों को भारत सरकार के द्वारा 1 से लेकर 8 तक को और 9, 10, 11, 12 में बहुत सारे लड़कियों के लिए बेसिकली जो प्रारंभिक शिक्षा 1 से लेकर 8 तक जो होती है वो सरकार के द्वारा निःशुल्क होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सरकार होती क्या है तो हम आपको बता सकते हैं कि गवर्नमेंट इज लाइक योर फादर फिगर। सरकार आपके पिता की भूमिका आपको निभाता है, यानी कि हर नागरिक को सरकार एक फादर फिगर के रूप में सेवा करता है। कैसे? आप देखिए, अगर आप बात करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को कोई पढ़ा सकता है क्या? किसी को खिला सकता है क्या? कोई किसी का इलाज करा सकता है कि नहीं करा सकता? लेकिन सरकार करती है कि नहीं करती है? शिक्षा का अधिकार, जिसको हम लोग राइट टू एजुकेशन, सरकार फ्री में सर्व शिक्षा अभियान के तहत फ्री मिड डे मील की स्कीम लाई, फिर फ्री स्कॉलरशिप देती है, फ्री आपको पेंसिल, रबर कटर, जो भी चीजें जो होती है वो सरकार देती है। तो सरकार क्यों देती है? सरकार के पास पैसा फालतू थोड़ी है। सरकार इसलिए देती है कि किसी भी चीज की कमी आपके पास ना हो, आपके पास वो मूलभूत आवश्यकताएं हो तो इसकी आप पूर्ति कर पाए। शिक्षा का अधिकार में सब बच्चे सरकारी स्कूल में, जिससे देखिए सरकारी स्कूल में पढ़ता कौन है? सरकारी स्कूल में पढ़ता कोई ढिबरा चुनने वाले का बेटा, कोई किसी की माँ जाके वहां पे झाड़ू पोछा का बर्तन का काम कर रही है, बाप जो है वो लेबर का काम कर रहा है, और वो कहाँ जाएंगे? वो महंगे महंगे स्कूलों में 25,000 50,000 फीस तो दे नहीं पाएंगे। वो बच्चे क्या करेंगे? उनको क्या पढ़ने का हक नहीं है? पढ़ने का हक है।
इसीलिए सरकार राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को निःशुल्क किताब देती है, फ्री पेंसिल, फ्री रबर, फ्री कटर, सभी फ्री कपड़ा, जूता, मोजा सब देती है, प्लस पैसा भी देती है, साइकिल देती है, सभी चीज सरकार मुहैया कराती है। क्यों कराती है? क्योंकि आपको किसी भी चीज की कमी ना हो और आपको भी वही अधिकार मिले जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिलता है। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जाके देखिए कि महंगे महंगे किताब खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 का किताब है, वो जो गरीब बच्चा है जिसका आमदनी नहीं है वो कहाँ से खरीदेगा? सरकार उसको फ्री में बुक देती है। चलिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो छठा मौलिक अधिकार है वो कहते हैं किसको है? सबसे पहले जिसको बी आर अम्बेडकर ने इसको इस मौलिक अधिकार को संविधान का आत्मा कहा था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। और इस मौलिक अधिकार के तहत अगर ऊपर से 5 मौलिक अधिकार का अगर आपको कोई हनन करता है, कोई परेशानी करता है, तो आप छठे मौलिक अधिकार के तहत डायरेक्ट आप न्यायपालिका में जा सकते हैं। न्यायपालिका, कोई व्यक्ति अगर कानून तोड़ेगा तो न्यायपालिका उसको दंडित करने का काम करती है। तो आज के क्लास में ये चीज कंप्लीट हुआ। अब हम ये जानेंगे, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आपको अपने संविधान पे गर्व होना चाहिए। जितने भी आप लोग सुनते हैं संविधान ये है, संविधान वो है, संविधान ऐसे है वैसे है, तो संविधान क्या है उसकी चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग, किसी के साथ कोई भेद, सभी संविधान के नजर में सभी लोग बराबर हैं। इसलिए आप देखेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी कि पूरे जितने भी देश चले जाइए, घूम लीजिए पूरा देश को, लेकिन हमारे भारत जैसा देश ना कभी था, ना कभी है और ना कभी रहेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं मौलिक अधिकार। आप देखिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, लेकिन आप सबसे पहले क्या है? धर्म बाद में, सबसे पहले आप क्या है? सबसे पहले आप इंडियन है, भारतीय हैं। तो एक भारतीय होने के नाते आपके भी कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं। वो मौलिक कर्तव्य क्या हैं? कुल मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के द्वारा 11 दी गई है, यानी कि 11 मौलिक अधिकार दी गई है संविधान के द्वारा। अब कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसकी चर्चा आज के क्लास में हम लोग करते हैं। सबसे पहले, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, यानी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आपको क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और अपने स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी लोग लड़े उनसे आपको क्या होना चाहिए? प्रोत्साहित होना चाहिए, इंस्पिरेशन होना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए। तीसरा, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत के संप्रभुता, एकता और अनेकता को आपको बचा के रखना चाहिए। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? संप्रभुता। अगर संप्रभुता का मतलब भारत एक इंडिया इज कॉल्ड सोवरेनिटी कंट्री, भारत के आंतरिक मामलों में कोई भी विदेशी देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि ये भारत का आंतरिक मामला है, क्योंकि भारत एक संप्रभुता देश है, इन सोवरेन कंट्री है। चौथा, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, अगर आपको देश की सहायता के लिए राष्ट्रीय सेवा की जरूरत पड़ी तो आप हमेशा तैयार रहिए, चाहे वो आपका सर्वोच्च बलिदान भी क्यों ना देना पड़े, हम अपने देश के लिए देंगे। पांचवा, टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्सुअल डाइवर्सिटी, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी कि हम अपने समाज में भाईचारा स्थापित करेंगे, साथ ही साथ हम अपनी महिलाओं का सम्मान करेंगे और कि सब जाति, धर्म, भाषा, सभी लोगों का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। छठा, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यानी कि हमारी सामूहिक संस्कृति, यानी कि जो हमारी विरासत है उसकी महत्व को समझेंगे और उसको बचा के रखेंगे। टू प्रोटेक्ट and improve the natural environment including forest, lakes, river, wildlife, to have a compassion for the living creatures, हम अपने प्राकृतिक पर्यावरण को, चाहे जैसे क्या है प्राकृतिक पर्यावरण, जैसे जंगल, तालाब, कुआं, नदी, जंगली जानवर, इसको हम लोग क्या करेंगे? बचा के रखेंगे। H नंबर, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, और हम कहीं ना कहीं अपने देश के लिए शोध करने का काम करेंगे और किसी भी प्रकार से अपने देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान एक इंडियन होने के नाते आप दे सकते हैं। जे नंबर, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कंस्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ एंडीवर एंड अचीवमेंट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ
कि आप एक व्यक्तिगत रूप से और एक सामूहिक रूप से अपने देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहिए। नेक्स्ट, हु इज ए पेरेंट और गार्जियन, जो माता पिता हैं, जो अभिभावक गण है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एंड द केस मे वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को, ये माता पिता, जितने भी लोग हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, ये माता पिता का मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को, जो 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं, उनको वो शिक्षा प्रदान करे। शिक्षा उनको देना आवश्यक है, ये आपका मौलिक कर्तव्य होता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आज के चैप्टर में हम लोग पढ़े क्या, कि डेमोक्रेसी कहते हैं किसको है, पिलर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, फिर आपका फंडामेंटल राइट कहते हैं किसको है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं किसको है, इसकी चर्चा आज हम लोगों ने किया। अब आज के क्लास में हम यही क्लास इसको खत्म करते हैं। आज के क्लास में हम लोग लोकतंत्र की यात्रा पे जब हम लोग निकले थे, तो लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या है उनकी चर्चा हम लोग किए। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर नागरिक को, हर एक व्यक्ति को हमारे देश के संविधान की विशेषता को पता चले, लोकतंत्र के क्या क्या लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है उनको सभी लोगों को पता चले। और आज के क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड